नमस्ते दोस्तों। हर गुरुवार को हम लोग मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी MHD की वीकली मीटिंग में मिलते हैं और डिफरेंट इश्यूज़ पर हम लोग काफ़ी डिस्कस भी करते हैं। और जब से ये कोरोना का पीरियड चल रहा है तब से MHD की ओर से ये लगातार कोशिश रही है कि ऑनलाइन के जरिए भी लोगों के साथ एक संपर्क बना रहे। आज हमारे बीच में डॉक्टर दुर्गेश मोदी, जो कि दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर है और जो काफ़ी बार MHD के प्लेटफॉर्म पर हमारे बीच काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज़ पर हमारे बीच में पहले भी बात रख चुके हैं और हमारा ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है MHD, उसके साथ काफ़ी करीबी से वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश मोदी आज हमारे बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन से ज़्यादा ये कन्वर्सेशन हमारे बीच में होगा। हमने काफ़ी दोस्तों से सवाल मांगे थे कि आज ये जब कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा है उसके बीच में लोग क्या क्या जानकारी चाहते हैं, वही सवालों को लेकर डॉक्टर दुर्गेश भाई हमारे बीच में बात रखेंगे। जो कुछ सवाल हम लोगों ने अपने दोस्तों के बीच से मंगवाए थे वो सवाल मैं डॉक्टर दुर्गेश के सामने पेश करूंगी। लेकिन उससे पहले जो कुछ बातें हैं, जो सेकंड वेव में हम लोगों ने कोरोना पेंडेमिक की जो सिचुएशन, जो पूरा कैओस, जो पूरा हमने हमारे देश में देखा कि कैसे लोग विदाउट मेडिकल फैसिलिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, टाइम पर आप किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ये जो पूरा कैओस, जो पूरा हम लोगों ने ये पिछले 1 महीने में जो देखा, और उससे हमें ये पता भी चला कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग कहाँ तक आकर गिर चुके हैं, कि लोग रास्ते पर मर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे नियर एंड डियर वन को बचाने के लिए। ये जो पूरा कैओस जो हम लोगों ने पिछले 1 महीने में देखा और ये जो सेकंड वेव का जो भयानक स्वरूप हम लोगों ने जो देखा, इसी को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों ने हमें दिए थे और वही सवाल मैं पूछूंगी। सबसे पहले तो लोग जो MHD को रेगुलरली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, काफ़ी लोगों ने हमें ये पूछा था कि ये सेकंड वेव का हमारे देश में आना क्या ज़रूरी था, क्या इसे रोक पाना संभव था, या फिर ये सेकंड वेव को फाइट आउट करने में कहीं हमारी ओर से, हमारी गवर्नमेंट की ओर से प्रिपरेशन में क्या कुछ कमी रह गई। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन को लेकर भी हम लोग देख रहे हैं कि एक कैओस ही चल रहा है। वैक्सीन लेने के लिए जब लोग अभी तैयार हो चुके हैं, जो कैओस के बारे में जो मैंने बात की, वो कैओस से डर कर आज जब लोग वैक्सीन लेने के लिए खुलकर सामने से बाहर आ रहे हैं, वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डोज नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर जो शुरुआत में थे वो भी कम हो गए हैं। लेकिन इसके बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर हमारी ये जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस पर भी जो बहुत सारे मैसेजेस जो फॉरवर्ड होते रहते हैं और वो भी काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में पैदा करते हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर भी एक सवाल है कि लोगों के बीच में ये जो कन्फ्यूज़न है, वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो डॉक्टर दुर्गेश भाई से ये भी एक सवाल है कि वैक्सीन को लेकर हमारी एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। लोगों के बीच में जो सारे कन्फ्यूज़न्स है वो भी सुनते होंगे, वो भी लोगों के बीच जब बात करते होंगे तो उन्हें भी ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा। तो वैक्सीन को लेकर हमारा क्या रवैया होना चाहिए, उसके बारे में भी हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं। फिर जो देख रहे हैं, ये सेकंड वेव के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ चैनल पर ये देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है या इंचार्ज डॉक्टर है या फिर RMO हो, वो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मेडिकल ऑफिसर्स जैसे मीडिया के सामने आकर रो रहे थे कि हमारे पास इतने पेशेंट एडमिटेड हैं हमारे हॉस्पिटल में और हमारे पास सिर्फ 2 घंटा चले उतना ऑक्सीजन है, हम पेशेंट को चाहकर भी बचा नहीं सकते हैं। पेरेंट्स के जो रिलेटिव्स है वो आकर हमारे साथ झगड़ा करते हैं। तो ये हर जगह पे ये सीन हमें देखने को मिला। बहुत सारी जगह पे हमने ये भी देखा कि डॉक्टर्स है, ये मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो अपना सब कुछ छोड़कर
अपने फैमिली मेम्बर्स हो, अपना घर हो, वो सब कुछ साइड में रख के उससे दूर रहकर हॉस्पिटल में दिन और रात बिना देखे, बिना खाए, बिना पानी पिए, इतनी गर्मी में पीपीई किट पहनते हुए वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, लगातार कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जितना हो पाए अपनी बेस्ट कैपेसिटी में वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ये सेकंड वेव का जो कैओस है उस दौरान, और जब से ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है उस दौरान पर्टिकुलरली मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की और हमारी गवर्नमेंट का क्या रवैया रहा, ये भी एक डॉक्टर होने के नाते हम जानना चाहेंगे डॉक्टर दुर्गेश भाई से। DRDO की मेडिसिन को लेकर बहुत डिस्कशन हो रहा है, तो ये DRDO की जो मेडिसिन है क्या वो आने वाले दिनों में एक मैजिक साबित होगी? ये DRDO की मेडिसिन असल में क्या है, इसको लेकर जो सारे डिस्कशंस हो रहे हैं उसके फेवर में भी हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी हो रहे हैं। तो ये DRDO की जो मेडिसिन है उसके बारे में भी हम चाहते हैं कि डॉक्टर दुर्गेश भाई हमें जानकारी दें। एक और मुद्दा जो अभी डिस्कशन में है, बाबा रामदेव की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों फिर से आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कई बार ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत शार्पली उभर कर आता है, और ये कोरोना पेंडेमिक के दौरान तो हम लोगों ने ये देखा कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है आयुर्वेद और एलोपैथी, ये कॉन्ट्राडिक्शन फिर से उभर कर आया है। बाबा रामदेव का स्टेटमेंट हो, फिर उन्होंने विड्रॉ किया हो, फिर उन्होंने एलोपैथी के सामने, डॉक्टर्स के सामने, साइंटिस्ट के सामने उन्होंने जो सवाल पूछे, जो सवाल रखे गए, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन जो सामने आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में भी डॉक्टर दुर्गेश भाई हमें जानकारी दे, ये भी हम लोग चाहते हैं। और जो अभी हम लोग पूरे देश में देख रहे हैं, पोस्ट कोरोना पेशेंट में जो म्यूकरमाइकोसिस हम लोग देख रहे हैं, इसे भी महामारी जाहिर किया गया है। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसे महामारी जाहिर की है। तो ये म्यूकरमाइकोसिस को लेकर भी एक साइंटिफिक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सही अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, ये कैसे फैलता है, लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए काफ़ी उत्सुकता है। तो एक डॉक्टर होने के नाते म्यूकरमाइकोसिस के बारे में भी हम चाहते हैं कि डॉक्टर दुर्गेश भाई हमें बताएं। और थर्ड वेव की जो बात आ रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक हमारे देश में थर्ड वेव भी आ सकती है। WHO भी बार बार ये बता रहा है कि कोरोना पेंडेमिक एक शुरुआत है, इससे और काफ़ी भयानक बीमारियां और भी आ सकती है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी बता चुके हैं कि थर्ड वेव में बच्चे, छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा संक्रमित हो गए, ऐसे चांसेस हैं। तो थर्ड वेव को लेकर सही जानकारी हमें डॉक्टर दुर्गेश भाई हमारे सामने पेश करें, और थर्ड वेव को जैसा कैओस हम लोगों ने सेकंड वेव में देखा है, जितनी डेथ हम लोगों ने सेकंड वेव में देखी है, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे लोगों को गंवाया है, ये हमें थर्ड वेव में फेस ना करना पड़े। तो क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए थर्ड वेव को फाइट आउट करने के लिए इंडिविजुअल तौर पर, और एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिस्टम के तौर पर भी क्या प्रिपरेशन हम लोगों को रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये सारे सवाल है जो डॉक्टर दुर्गेश भाई के सामने हम लोगों ने रखे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर दुर्गेश भाई, जो कि एक रेसिडेंट डॉक्टर है, MSD के साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे सवालों को लेकर वो अपनी बात हमारे बीच में रखें। नमस्ते रिमी बहन, इतने दिनों बाद MSD के दोस्तों को मिलने का मौका मिला तो बहुत खुशी है। आज हम कोविड के बारे में कुछ जो सवाल मेरे को आपने और MSD के जो श्रोतागण हैं उन्होंने दिए हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सीधा मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। पहला सवाल है कि दूसरी लहर के बारे में भारत सरकार की तैयारी कैसी थी, अन्य देशों की स्थिति क्या थी, और क्या दूसरी लहर को रोका जा सका होता। तो पहला सवाल तो यही है कि दूसरी लहर के बारे में भारत सरकार, अब तो सबको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट वॉज कॉट स्लीपिंग। दूसरी लहर जब शुरू हो गई
उसके महीने के बाद भी सरकार पूरी तरह से जागी नहीं थी। मार्च में ही, फरवरी के एंड और मार्च से ही केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे और 5 राज्यों में जो इलेक्शंस हो रहे थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही थी, सोशल गैदरिंग्स हो रहे थे, रिलीजियस गैदरिंग्स हो रहे थे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रहे थे, उनको रोकने के लिए हमारी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। ये हम सब जानते हैं। ऐसा समय था कि जब दिन के 1.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा केस आ रहे थे, जबकि फर्स्ट वेव में पीक ही 1 लाख केसेस तक की थी। उसके बावजूद भी ना पॉलिटिकल गैदरिंग्स को रोका गया, ना रिलीजियस गैदरिंग्स को रोका गया, ना सोशल गैदरिंग्स को रोका गया, ना ही स्पोर्ट्स गैदरिंग्स को रोका गया। तो ये तो हमारी सरकार की तैयारी बताती है। उसके अलावा द सेकेंड एस्पेक्ट वुड बी how ready was the health infrastructure. Health infrastructure was as ready as it was in the first wave. Doctors, nurses, paramedical staff were ready to give it their all, give it their best, but the infrastructure was still at par as with the beginning of first wave. उसमें कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं की गई थी और उसी की वजह से ये जो सेकंड वेव करंटली अभी डिक्लाइन में है, तो सेकंड वेव में भी वैसा ही हाल हुआ जैसा फर्स्ट वेव के दौरान हुआ, बल्कि उससे भी बदतर हाल हुआ, क्योंकि इस बारी पीक टाइम पे फर्स्ट वेव से 4 गुना ज़्यादा केसेस आए थे। 4 गुना केसेस आए थे तो उसके हिसाब से मौतें भी 4 गुना हुई। और ये केसेस और ये मौतें का जो आंकड़ा है वो तो अधिकृत आंकड़ा है, अधिकृत अंक है। अभी दिव्य भास्कर ने पिछले 1-2 हफ्ते पहले ही जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके उन्होंने जो रिपोर्ट बताई थी, उन्होंने बताया था कि अहमदाबाद में लास्ट ईयर मतलब कि 2020 में मार्च से मई के पहले 10 दिन में कुछ 56,000 डेथ सर्टिफिकेट्स इश्यू कराए गए थे, जबकि वही समय दौरान 2021 में मतलब मार्च 1 से मई 10 के बीच में 2021 में उससे 2 गुना से भी ज़्यादा डेथ सर्टिफिकेट्स इश्यू करे गए थे। और उसमें से अधिकृत अंकों के मुताबिक सिर्फ 4,000 कुछ 4,500 जितने मरीज़ों को कोविड की वजह से 4,500 मरीज़ों के कोविड की वजह से मृत्यु हुआ है, ऐसा दिखाया गया था। सो दिस थॉट ऑफ एक्सेस डेथ हैज़ बीन इन यूज़ सिंस लास्ट ईयर, बिकॉज even the most advanced countries with most advanced administrative capacities have failed to log all COVID cases and hence subsequently failed to log all COVID deaths. तो उन्हें भी पता है कि उनकी इतनी अच्छी सिस्टम के बावजूद भी वो सारे कोविड के केसों को और सारे कोविड रिलेटेड मृत्यु का आकलन वो नहीं कर पाएंगे। उसी वजह से पिछले साल से ही वहाँ पे एक्सेस डेथ की परिभाषा यूज़ में है, जिनमें 2019 के मुकाबले 2020 में सेम टाइम पीरियड में सेम लोकेशन पे कितने ज़्यादा मृत्यु है। तो दिस एक्सेस डेथ वुड काउंट नॉट ओनली द कैजुअलिटीज़ बट ऑल्सो कोलेटरल डैमेज, माने कि कोविड जिनको हुआ है उसके ख़त्म होने के बाद या कोविड के इन्फेक्शन के दौरान उनकी मृत्यु हुई, वो तो कोविड मृत्यु में गिननी ही चाहिए। लेकिन जिन लोगों को हॉस्पिटल के बेड न मिलने की किल्लत की वजह से, लेट्स से कि अ पेशेंट विद अ हार्ट अटैक is unable to get a bed because all the hospitals in the area are COVID only hospital, then that patient dies. That responsibility is who decides the responsibility of that patient's death, because in a normal time when a COVID pandemic would, if अगर कोविड का महामारी उस समय नहीं होता तो वो मरीज़ को बेड मिल पाता, डॉक्टर मिल पाते, उसकी सारवार हो पाती, तो शायद वो मरीज़ बच जाता जिसको हार्ट अटैक आया था। लेकिन कोविड की वजह से अगर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो और बेड न मिलने की वजह से अगर उस इंसान की मौत हो रही है तो वो भी ये एक्सेस डेथ के कोलेटरल डैमेज में गिना जाता है। देन ओनली वी कैन मेजर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर
overall impact on mortality can be counted. It is a crude measure but a very good measure to assess the impact on healthcare during this pandemic. So इसके लिए भी तैयारी नहीं थी. हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या आप रातों रात या 6 महीने 12 महीने में आप नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको काम करने में आसानी हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूर बनाया जा सकता है. और ये तैयार करने में हमारी सरकारें काफ़ी हद तक निष्फल ना कहे तो भी लेट तो काफ़ी हद तक थी, ऐसा कहा जा सकता है. बिकॉज all the governments took steps that were not preemptive. All the steps were reactionary कि अब केसेस बढ़ रहे हैं तो अब चलो एक नई हॉस्पिटल, नया अस्पताल, नया कोविड केयर सेंटर शुरू कर देते हैं. दे शुड हैव बीन प्रीएम्प्टिव कि अब केसेस बढ़ने वाले हैं. बिकॉज एपिडेमियोलॉजिस्ट हैव बीन वार्निंग द गवर्नमेंट्स सिंस the end of first wave के India will see a rise in cases, and as with all the countries that have experienced multiple waves, the second wave is always more deadlier, more bigger than the first wave. The third wave would be even worse. So all the countries have experienced this. India shouldn't have been any different and hasn't been any different, but the governments were caught off guard. क्या दूसरी लहर को रोका जा सका होता? I don't think that we would have been able to stop the second wave. Not in this time frame. To stop a wave, only way to stop a wave of COVID would be to vaccinate more than 60-70% of its population. After that, even if you don't vaccinate 100% of the population, you wouldn't see a wave. The viral infection would become endemic. But a endemic infection does not put burden on the healthcare system, whereas a wave does, and in a big way. And it causes not only casualties but excessive collateral damage. तो दूसरी लहर को मैं नहीं मानता कि दूसरी लहर को रोका जा सका होता. Of course, governments could have been, administrations could have been better prepared. और अगर वो better prepared होते, अगर preemptive steps लिए गए होते, then casualties and collateral damages would both have been lower. दूसरे देशों में स्थिति कैसी थी? Almost all countries have seen multiple waves, more than one waves. But what differentiates countries, those who have handled the pandemic better versus countries who have colossally mishandled this pandemic, is they took preemptive steps. Whenever cases began to rise, they put in place restrictive measures, they put in place lockdowns early enough that the wave doesn't become a tsunami. Wave stays a wave, and even though healthcare infrastructure is burdened, the burden is not so severe that a patient cannot see a doctor before he is on the deathbed. A patient cannot even get oxygen before he is on the deathbed. A patient cannot get essential medicines until it's too late. So जिन कंट्रीज़ ने महामारी को, भारत, ब्राज़ील, मेक्सिको, टू एन एक्सटेंड यूएसए जैसी कंट्रीज से बेहतर मैनेज किया है, दे ऑल शोड प्रीएम्प्टिव एंड टाइमली मेजर्स, प्रीएम्प्टिव एंड टाइमली स्टेप्स टेकन इन एंटिसिपेशन कि अब वेव आने वाला है एंड वी शुड ट्राई टू डिमिनिश द हाइट ऑफ द वेव. वैक्सीनेशन के बारे में भी हमारी तैयारी बाकी कई मुल्कों से बहुत कम थी. आज 25 मई है, भारत में अप्रॉक्सीमेटली 11% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन वैक्सीनेटेड वंस. 3.2% of people have been vaccinated twice, whereas in many European countries
this vaccination of at least one shot has risen above 50%, and those countries are seeing the results of those percentages. उन लोगों को दिख रहा है कि केसेस रैपिडली नीचे जा रहे हैं, मृत्यु दर रैपिडली नीचे आ रहा है, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा जनता को टीकाकरण हो चुका है. अमेरिका में भी जब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अमेरिका वॉज द वर्स्ट फेयरिंग कंट्री इन हैंडलिंग कोविड, बट व्हेन अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड they put in place a goal to vaccinate 70% of its population at least once within 100 days. जुलाई 4 को उनका स्वातंत्र्य दिन है. तो जब जो बाइडेन प्रमुख हुए तो उन्होंने तय किया कि 4 जुलाई तक वो 70% जनता को वैक्सीनेट करेंगे. हालांकि 70% नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने 50% से भी ज़्यादा जनता को एक टीका लगा दिया है, और ऑलमोस्ट approximately 38-39% of population has been vaccinated twice, and they are seeing the results. कल जब भारत में 2 लाख नए केसेस आए थे, तब अमेरिका में 4,000 नए केसेस आए थे. So they are seeing the direct effects of preemptive steps taken by the government, no matter how worse in a situation the country was once. एक बारी अगर हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब हो, तब भी उसे बेहतर बनाया जा सकता है, और बहुत ही कम समय में बेहतर बनाया जा सकता है अगर जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो समय सूचकता दिखाकर सही कदम लिए. रसी, सो द सेकंड क्वेश्चन इज इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस फॉर वैक्सीनेशन एंड सम क्वेश्चंस अबाउट वैक्सीनेशन. सो ये अभी सबको पता है कि हाल टीका लेने में सब जगह पे पूरे देश में किल्लत चल रही है, क्योंकि टीके अभी काफ़ी शॉर्ट सप्लाई में हैं. और वो शॉर्ट सप्लाई होने का कारण ये है कि भारत सरकार ने जो कंपनियां वैक्सीन्स बनाती है उनको कम मात्रा में ऑर्डर दिए थे. USA, UK, almost all the European countries, they ordered 2 times the vaccine doses as their adult population. जैसे कि अमेरिका की पॉपुलेशन अगर 40 करोड़ है, तो उन्होंने अपनी 40 करोड़ जनता के लिए अलग अलग कंपनियों की मिलाकर 80 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन डोजेस का ऑर्डर दिया था, ताकि अगर कुछ डोजेस वेस्ट भी हो जाए, कुछ कंपनीज़ अपने दिए हुए वादे के मुताबिक वैक्सीन डिलीवर ना कर पाएँ, तो भी सारी पॉपुलेशन को 2 टीके मिल पाए. इन स्टार्ट उससे बिल्कुल विपरीत इंडिया की आबादी, भारत की आबादी 135 करोड़ है. हमारी सरकारों ने पहला ऑर्डर 5.5-6 करोड़ वैक्सीन्स का दिया था. 135 करोड़ की आबादी में आप 6 करोड़ वैक्सीन्स का ऑर्डर देते हो, जिससे सिर्फ 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन के 2 डोजेज़ लग पाते हैं. तब आप कब जाके पूरे देश को वैक्सीनेट करोगे? कब जाके आप 50% या 60% या 70% जनता को आप टीका दे पाओगे? द सेकेंड ऑर्डर वॉज गिवन इन एज लेट एज अप्रैल. जब दूसरी वेव अपने पीक की ओर काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही थी, तब जाके भारत सरकार ने वो 5.5 करोड़ डोजेस के बाद का दूसरा ऑर्डर दिया गया था. फॉरेन कंपनीज़ जो भारत आना चाहती है, जो भारत में वैक्सीन देना चाहती है, उनको काफ़ी सारी कंपनीज़ की, फाइज़र की, मॉडर्ना की, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन्स को अभी तक हमारे जो DGCI है उन्होंने अभी तक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नहीं दिया है. स्पुतनिक को भी पिछले ही महीने, स्पुतनिक 5 वैक्सीन को भी पिछले ही महीने मंजूरी मिली है, और उसका तो अभी प्रोडक्शन चल रहा है, वो अभी तक अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में. सो यस, इंडिया could have been better prepared
जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे तो बिल्कुल इससे कई गुना बेहतर तैयारी हम दिखा सकते थे। अभी कुछ सवाल ये आ रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है, जो स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर बनाई है, उसका गैप शुरू में 4 हफ्ते रखा था, उसके बाद उसको बढ़ा के 8 हफ्ते किया गया और अब उसको बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते किया गया है, गैप बिटवीन 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। So this advisory is not taken in vain by the government of India. It is taken in view of the expert committee which has advised the government to take this step, because the trial of AstraZeneca vaccine, which first took place in 4 countries including UK, South Africa and Brazil, the trial was done with the vaccine being given at 4 weeks interval. लेकिन उस समय भी टीके की किल्लत की वजह से कुछ मरीज़ों को 2 डोजेज़ देने में 8 से ज़्यादा हफ्ते का गैप रखा गया था। और जब रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया गया, जो स्टडी थी उसका गोल तो यही था कि सारे मरीज़ों को, सारे पार्टिसिपेंट्स को 4 हफ्ते के गैप में वैक्सीन दी जाए। लेकिन वैक्सीन न मिलने की वजह से कुछ मरीज़ों को, कुछ पार्टिसिपेंट्स को 8 या उससे ज़्यादा हफ्ते के गैप पे वैक्सीन का डोज दिया गया था। जब रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया गया तब पता चला कि डोज में गैप ज़्यादा रखने से वैक्सीन बेटर एफिकेसी दिखा रही है। बट दिस डेटा वाज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट सिंस लेट जनवरी और अर्ली फरवरी आई थिंक। अगर सरकारें चाहती और प्रीएम्प्टिव स्टेप्स दिखाती तो उसी समय ये एडवाइजरी बाहर पाड़ी जा सकती थी, और अगर उसी समय ये एडवाइजरी बाहर पाड़ी जाती तो जो 5.5-6 करोड़ डोजेज़ हमने 3 करोड़ जनता को दिए, वो 5.5-6 करोड़ डोजेज़ 6 करोड़ जनता को दिए जा सकते, क्योंकि एक ही डोज देना था। अगर एक डोज दिया होता 6 करोड़ जनता को, देन ऑल्सो इट वुड हैव reduced the height of the peak to an extent। तो ये निर्णय जो सरकार ने लिया है वो सही लिया है कि वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच में 12 हफ्ते का गैप रखना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रूवेबल साइंस, बट इट शुड हैव बीन टेकन मंथ्स बैक। उसके अलावा जो कोवैक्सीन है उसका ट्रायल तो 4 हफ्ते के गैप में ही हुआ है, और वो वैक्सीन तो 4 हफ्ते के गैप में ही लेनी चाहिए। इसके अलावा सवाल है कि DRDO की जो नई दवाई आई है उसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है। दिस ड्रग 2DG 2-deoxyglucose has been there has been only one trial from DRDO itself, and the drug it's a form of glucose। वो ग्लूकोज का ही एक अलग प्रकार का फॉर्म है, और ऐसा फॉर्म है कि जो ग्लूकोज का इस्तेमाल हम एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं, ATP प्रोडक्शन में करते हैं। ये ग्लूकोज का ऐसा फॉर्म है जिसको सेल अपटेक तो कर सकता है, वो सेल भी अपटेक कर सकता है कि जिसके अंदर वायरस छुपे हुए हैं, सेल अपटेक तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो वायरस या वो सेल ये ग्लूकोज का उपयोग ATP प्रोडक्शन में नहीं कर सकता है। सो द थिंकिंग इज़ कि द वायरस वुड डाई, इट वुड नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट एज फास्ट एज इट वुड हैव बीन if the cell that has viruses uptakes this 2-deoxyglucose। तो वायरस का रेप्लिकेशन स्लो होता है, और उसी की वजह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो स्लो होती है। जो ट्रायल हुआ है वो ये शो करता है कि डबल ब्लाइंडेड द ट्रायल इज़ अ गुड ट्रायल फ्रॉम DRDO इटसेल्फ, एंड इट्स अ डबल ब्लाइंडेड ट्रायल। तो जिन मरीज़ों को स्टैंडर्ड केयर दी गई उनमें 31% मरीज़ों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती हुई दिखी, जबकि जिन मरीज़ों ने ये 2DG ग्लूकोज लिया था उनमें
42% मरीज़ों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती दिखी। सो बाय नो मीन्स दिस इज़ अ वंडर ड्रग, ये रामबाण इलाज बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ सिलेक्टेड मरीज़ों में ये दवाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर सकती है। इसका रोल साइटोकाइन स्टॉर्म पे कितना है ये अभी कहना मुश्किल है, लार्ज स्केल स्टडीज़ नहीं हुई है और हमने भी हमारी हॉस्पिटल में भी ये जो दवाई है उसका क्लिनिकल इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसके बारे में और मैं अभी इस समय नहीं बता पाऊँगा। इसके बाद अगला सवाल है कि बाबा रामदेव के निवेदन से एलोपैथी और आयुर्वेद एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सो मॉडर्न मेडिकल साइंस डज नॉट डिफरेंशिएट between allopathy and Ayurveda. It does not know whether this drug or whether this remedy is from allopathy or from Ayurveda. All modern medicine requires is proof. और प्रूफ किसे कहते हैं? प्रूफ एनेक्डोटल एविडेंस को प्रूफ नहीं कहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन को प्रूफ नहीं कहते हैं। प्रूफ किसे कहते हैं? अगर डबल ब्लाइंडेड स्टडी, ideally if a placebo controlled double blinded study has been done and if the drug in question or the remedy in question proves to be more useful than the standard of care or proves to be useful than the placebo, तो वो दवाई यूज़ करी जानी चाहिए उस बीमारी के लिए, उस कंडीशंस में। अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई ये प्रूफ दे पाती है देन मॉडर्न मेडिसिन वुड एक्सेप्ट इट विथ ओपन आर्म्स। एक एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ कि चाइनीज़ रिसर्चर टू यू थी, उन्होंने 1980 के दशक में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में से मलेरिया की दवाई ढूंढने के प्रयत्न शुरू किए। 5 से 10 साल की रिसर्च के बाद बहुत सारी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स को एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक कंपाउंड डिराइव किया जिसको मॉडर्न मेडिसिन नाम देता है आर्टिमिसिनिन। आज ऐसी परिस्थिति है कि पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर किसी मरीज़ को मलेरिया हो देन आर्टिमिसिनिन इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मलेरिया। वो दवाई ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में से आई थी। फिर भी मॉडर्न मेडिकल साइंस ऐसा विरोधाभास नहीं करता है कि ये दवाई एलोपैथी की और ये दवाई चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन की है। वो दवाई मॉडर्न मेडिकल साइंस ने एक्सेप्ट की है और नॉट ओनली एक्सेप्ट की है, वो दवाई क्योंकि वो दवाई सबसे बेहतर है, क्लोरोक्विन से क्वाइनाइन से भी बेहतर है मलेरिया के पैरासाइट को मारने में, तो वो दवाई मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक्सेप्टेड है। नॉट ओनली एक्सेप्टेड है, सबको एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाती है, तो उसमें ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है कि ये एलोपैथी इज़ अगेंस्ट ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। इफ़ यू कैन प्रोवाइड द प्रूफ एंड बाय प्रूफ आई मीन अ डबल ब्लाइंडेड स्टडी, आइडियली अ प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंडेड स्टडी विच इज़ रैंडमाइज्ड। अगर ऐसा ट्रायल फेज़ 1, 2 और 3 के बाद आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है देन मॉडर्न मेडिसिन एक्सेप्ट्स दैट मेडिकेशन और रेमेडी। अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई कोरोना में डबल ब्लाइंडेड स्टडी, रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल के बाद ऐसा पुरवार करती है कि ये दवाई यूज़फुल है, नॉट ओनली यूज़फुल है बट जो करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उससे ज़्यादा यूज़फुल है, then that would be the first line remedy world over, not only in India, it would be accepted world over because artemisinin is not used in China only, it is used world over, in India, in USA, in UK, everywhere you go artemisinin is the first line drug for malaria. Same way, if an Ayurvedic drug proves to be effective after a randomized placebo controlled double blinded study, it would be accepted world over. बाबा रामदेव की जो दवाई है कोरोनिल, उसने ऐसा कोई ट्रायल नहीं किया है, उसने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है कि ये दवाई कोरोना में इन मरीज़ों में इस हद तक इफ़ेक्टिव है।
स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जो करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, जिसमें स्टीरॉइड्स, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एंड इन सम सिलेक्टेड पेशेंट्स टोसिलिजुमाब और रेमडेसिविर इज़ गिवन, वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर से कोई भी आयुर्वेदिक दवाई बेटर है इन मॉडरेट और सीवियर केसेस, ऐसा अभी तक पुरवार नहीं हुआ है। और जब तक ये पुरवार नहीं होता है तब तक मॉडर्न मेडिसिन विच इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन डज़ नॉट एक्सेप्ट इट। बाकी और हमारे देश में ही ये दवाई चल सकती है क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर ये डबल ब्रांडेड स्टडी की होती तो ये दवाई पूरे विश्व में बेची जा सकती। अगर आपकी हिम्मत है तो आप ये दवाई को यूके में बेच के दिखाओ, अगर आपकी हिम्मत है तो ये दवाई को यूके में बेच के दिखाओ। नहीं बेच सकते क्योंकि ये दवाई के यूज़ के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है। बाकी उन्होंने एलोपैथी के बारे में जो रिमार्क्स किए हैं, 2000 चाइल्डिश रिमार्क्स इफ़ आई से सो, पूरी समझ जो रोगों के बारे में उन्होंने सवाल किए हैं वो रोगों की ही समझ उनको पूरी नहीं है, तो उनके सवालों का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं मानता हूँ। आगे सवाल है म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कुछ जानकारी। म्यूकोरेल्स करके एक फंगस है जो अलग अलग प्रकार की होती है और उनका जब इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन जब सीवियर हो तो वो काफ़ी डेडली हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस इज़ अ म्यूकोरेल्स और राइजोपस इज़ अ यूबिक्विटस फंगाई। यूबिक्विटस माने हमारे आसपास चारों तरफ वो फंगस रहती है। आप पार्क में जाओ, पार्क में से 100 सैंपल लोगे, जैसे कोरोना के लिए नाक में से स्वैब लेते हैं, वैसे पार्क में जाके 100 पत्तों पे से या मिट्टी में से आप 100 सैंपल लोगे तो 5-10 में तो ये म्यूकोरमाइकोसिस ऐसे ही पाई जा सकती है। सो म्यूकोरमाइकोसिस इज़ अ यूबिक्विटस फंगाई और हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है या CDC की वेबसाइट पे लिखा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू म्यूकोरमाइकोसिस। हम उससे बच ही नहीं सकते, लेकिन ये फंगस जो है वो मानव शरीर को नॉर्मल कंडीशन में अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो कौन से अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये फंगस मानव शरीर को अफेक्ट करती है? तो दिस फंगस नीड्स, अगर मैं क्रूडली बात करूँ तो ये दिस फंगस नीड्स 2 थिंग्स, अ डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, अ डिक्रीज्ड फेगोसिटिक फंक्शन, माने कि इम्यूनिटी का कम होना, और उसके साथ ही अनकंट्रोल्ड शुगर। अगर ये दोनों चीज़ साथ में हो तभी जाके ये फंगस आपके शरीर में इन्वेजिव बन सकती है। कोरोना के मरीज़ों में WBC वाइट ब्लड सेल्स काउंट्स, वाइट ब्लड सेल का जो काउंट होता है वो कम होता है, इम्यूनिटी शरीर की कम होती है, फेगोसिटिक या न्यूट्रोफिलिक इफ़ेक्ट जो बॉडी की इम्यूनिटी की होती है वो कम होती है। उसके उपरांत कोरोना के मरीज़ों में जिनको मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो उनमें स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टीरॉइड्स इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड, तो वो बिल्कुल दिया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स दिया रिस्ट्रेंट के साथ दिया जाना चाहिए क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, दे लोअर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। और वो इम्यून रिस्पॉन्स लोअर करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ होता है उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म या हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स आता है, जिसमें शरीर के कोश ही शरीर के कोशों पर अटैक करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम रेप्लिकेटिंग, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू कंट्रोल द वायरल डैमेज। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिल्कुल दिए जाने चाहिए जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ हो, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। बट दिस स्टीरॉइड्स मस्ट बी गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, दिस स्टीरॉइड मस्ट बी गिवन इन रिस्ट्रेंट फॉर अ शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम। अगर ये स्टीरॉइड्स ज़्यादा मात्रा में दिए जाए, जब ज़रूरत ना हो तब भी दिए जाए, तो इनकी साइड इफ़ेक्ट्स आती हैं।
वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज़ इंक्रीज ब्लड शुगर। तो जब भी मरीज़ को स्टीरॉइड्स दिए जाएं तब साथ ही साथ ये डॉक्टर की फ़र्ज़ में आता है कि वो मरीज़ का शुगर कंट्रोल में रखे, आइदर बाय इंजेक्टेबल इंसुलिन और बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। अगर ये दवाइयों से मरीज़ का कोविड के पेशेंट का शुगर कंट्रोल में रखा जाए तो कोविड के बाद इम्यूनिटी डाउन होने के बाद स्टीरॉइड्स के यूज़ से इम्यूनिटी डाउन होने के बावजूद भी वह इंसान को म्यूकोरमाइकोसिस होना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा क्या ख्याल रख सकते हैं? उसके अलावा यह ख्याल रखना है कि जिन मरीज़ों को भी ऑक्सीजन दी जा रही है वो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर में से आती है, ताकि नॉस्ट्रिल्स ड्राई ना हो जाए, लंग्स ड्राई ना हो जाए ड्राई ऑक्सीजन लेकर। तो वो जो ऑक्सीजन आता है वो प्लास्टिक के या ग्लास के बीकर में से होके आता है जिसमें पानी होता है। वो पानी स्टराइल होना चाहिए। उसके लिए आप घर के आरओ का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बिस्लरी का पानी, मतलब कोई भी बॉटल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। टैप वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टैप वाटर ही म्यूकर फंगस से, राइजोपस फंगस से इन्फेक्टेड है तो वो फंगस को इजी एक्सेस मिलता है मरीज़ के नाक तक जाने का। बाकी अगर वो इन्फेक्शन हो ही जाए तो अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की टू बेटर आउटकम। अगर डायग्नोसिस करने में लेट हो जाए, म्यूकरमाइकोसिस इन्वेजिव हो जाए, उस हद तक इन्वेजिव हो जाए कि वो आइज़ को, बोन्स को, ब्रेन्स को अफेक्ट करने लगे, तब उसका जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी इन्वेजिव होता है। सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, और उसके लिए जो दवाई यूज़ की जाती है, फर्स्ट लाइन ड्रग इज़ एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी की भी हाल काफ़ी किल्लत है, और किल्लत इसलिए है, फिर से वही बात आ जाती है कि द गवर्नमेंट्स और द अथॉरिटीज़ और द मैन्युफैक्चरर्स didn't anticipate this severe rise in mucormycosis infection and hence could not take preemptive actions. reactive action लिए जा रहे हैं। प्रोडक्शन अभी शुरू हुआ है, वो रिएक्टिव एक्शन का जब तक रिज़ल्ट हमें मिलेगा, जब लोगों के हाथ में एम्फोटेरेसिन बी आएगी, तब तक कई मरीज़ों के लिए काफ़ी देर हो चुकी होगी। But coming back to amphotericin B is a very old drug, but it is well studied. Even though it is well studied, we all know that it is highly toxic drug. मरीज़ों को देने के बाद बहुत सारे मरीज़ों की किडनी पे असर आती ही है। उसको रोकने के लिए भी अलग अलग गाइडलाइंस टेक्स्ट बुक में सरकारों ने भी अभी अवेलेबल कराई है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ द की। और प्रिवेंशन करने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप कोरोना ना होने दें, उसके लिए मास्क पहने, टीकाकरण जब भी अवेलेबल हो जल्द से जल्द लगाएं। अगर हो जाए तो शुगर कंट्रोल में रखें, और जो अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो वो ऑक्सीजन जिस ह्यूमिडिफायर में से हो के आता है उसमें स्टेराइल वाटर यूज़ किया जाए। आखिरी सवाल है, तीसरी लहर के लिए हमारी तैयारी कैसी है? अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, वी हैव टू बी ऑन आवर टोज टू एंटिसिपेट द राइज और टू डिटेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल द राइज इन कोविड केसेस जब वो शुरू हो, और जब शुरू हो तब वो लहर को डिमिनिश करने के लिए जो भी सारे स्टेप्स हैं, वी ऑल कंट्रीज़, ऑल द गवर्नमेंट्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेशंस नाउ नो what steps are to be taken to diminish a COVID wave. But I want to go a step further than this, कि even those steps, लॉकडाउन लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये सारे भी कितनी भी जल्दी लिए जाए, ये सारे रिएक्टिव स्टेप्स होंगे।
हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सारी दुनिया में चरमरा गया था, लेकिन हमारे यहाँ जितनी किल्लत हुई है शायद ही इतनी दिक्कत किसी और देश में आई होगी. दैट सेज दैट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट रेडी. वो इट वॉजंट एवर रेडी कि कोरोना की कितनी भी वेव आ जाए हम उसको संभाल पाए, उस तरह से संभाल पाए कि जिनकी डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता था उनको प्रिवेंट किया जाए. हम सब ये जानते हैं कि कुछ मरीज़ ऐसे होंगे कि जिनको वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाए तो भी उनकी मृत्यु होनी ही है, लेकिन जिन लोगों को बचाया जा सकता था उन लोगों को बचाना हमारी ज़वाबदारी है, और सरकारों की ज़वाबदारी है, डॉक्टर्स की ज़वाबदारी है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़वाबदारी है. और ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उसके लिए तैयार ही नहीं है, और छोटे मोटे स्टेप्स लेने से, छोटे मोटे कोविड सेंटर्स खड़े कर देने से उसमें सुधार नहीं आ जाने वाला है. द हेल्थ केयर सिस्टम नीड्स अ रीबिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप. अभी 2 दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंटर की टीका करते हुए कहा था कि नीट में 700 में से जिन विद्यार्थियों को 192 मार्क मिले हैं उसको भी MBBS में एडमिशन मिल रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? गुजरात में पिछले 20-25 सालों में MBBS की सीट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो गवर्नमेंट फंडेड सीट्स थी, जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज थी जिसमें पहले फ़ीस 6,000 रुपये होती थी, अभी शायद बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है, वो कॉलेजेस अभी भी सिर्फ 6 ही हैं. बाकी सारी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 1 लाख 2 लाख से बढ़ के 15 लाख तक जाती है. 1 साल की फ़ी 15 लाख. मेडिकल का पूरा कोर्स 4.5 साल का होता है. 5 साल के 75 लाख. जो स्टूडेंट 75 लाख दे के MBBS डॉक्टर बन रहा है, अभी गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री हैं नितिन भाई, उन्होंने बोला था कि बॉन्ड होने के बावजूद भी MBBS विद्यार्थी गांव में सेवा देने के लिए इनकार कर रहे हैं. वो क्यों कर रहे हैं? जब एक विद्यार्थी ने 75 लाख भर के MBBS किया है तो वो क्यों शहर में, और वो शहर में से आता है तो वो क्यों शहर में नहीं रहना चाहेगा? अगर आप गांव के विद्यार्थियों को मौका ही ना दो, 20-25 कॉलेजेस हैं जो गुजरात में MBBS, जिसमें से गुजरात में MBBS कर सकते हैं, उसमें से सिर्फ 5 या 6 ही ऐसी कॉलेजेस हैं जिसमें कम्प्लीटली गवर्नमेंट फंडेड स्टडीज़ होती है, जिसमें विद्यार्थियों की फ़ीस 25,000 होती है. बाकियों की फ़ीस 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 15 लाख तक होती है 1 साल की. गांव का कोई विद्यार्थी ये फ़ीस कैसे पे कर पाएगा? और अगर सिर्फ शहर के ही बच्चे ये फ़ीस पे करके, जिन ऐसे स्टूडेंट्स के जिनसे कई ज़्यादा गुना क्वालिफाइड बच्चे MBBS में एडमिट हो सकते थे, वो MBBS नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो विद्यार्थी जो 75 लाख दे के, शहर का विद्यार्थी जो 75 लाख दे के डॉक्टर बना है, वो गांव में क्यों जाएगा? वो सेवा क्यों करेगा जबकि उसको पढ़ाई के लिए 75 लाख रुपए देने पड़े हैं? सो द सेम इज़ विद द पैरामेडिकल ट्रेनिंग, in nursing staff, in lab technicians, in training those also there is the same situation. So the conversation does not end with handling the third wave. The conversation should have started yesterday, but if it hasn't been so the conversation should start today, that what we can do to not only prevent, not only diminish the third wave, but how to revitalize the healthcare infrastructure. उसकी शुरुआत मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन से की जानी चाहिए. दूसरी बात आती है जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं. भारत में करीब 30% मरीज़ OPD हो या IPD हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेवाएं लेते हैं. बाकी के जो 70% मरीज़ हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेवाएं लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होते हैं. उनमें से मुश्किल से 10%
लोगों के पास 10% मरीज़ों के पास इंश्योरेंस होता है, बाकियों के पास इंश्योरेंस नहीं होता है. दे स्पेंड द एक्सपेंसेस ऑफ देयर मेडिकल ट्रीटमेंट आउट ऑफ पॉकेट. पूरे विश्व में अभी यूएसए को बाद छोड़ दे तो पूरे विश्व में देर आर 2 मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर एट लार्ज. देर आर 2 मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर in place. In countries like UK, there is government funded national health services. All the hospitals are run by the government, are managed by the government. The staff there, doctors, paramedical staff, nurses, they are all paid by the government. All the treatment to all the people of UK is free at the cost of government. They pay their taxes directly to the government, and government ensures that they pay for the treatment of all the people, and not only pay the people, they pay for the doctors treating those patients and the paramedical staff, and entire healthcare infrastructure is managed by गवर्नमेंट. दूसरी तरह दूसरा मॉडल है जर्मनी जैसे देशों का, जहाँ पे इंश्योरेंस सबके लिए कंपलसरी है. जर्मनी में स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस है. 89 to 90% ऑफ द पीपल हैव गवर्नमेंट फंडेड स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस. अदर 10%, दोज हु कैन अफोर्ड देयर ओन प्राइवेट इंश्योरेंस, हैव देयर ओन प्राइवेट इंश्योरेंस. बट दिस मेक्स this 90% plus 10% makes sure that 100% of the German population has insurance, medical insurance. So out of pocket expenditure is minimal. It is only to be given for OPD cases, and in some cases patients don't need to pay even for OPD consultation. ये हेल्थ केयर मॉडल भी दुनिया के 50-60% डेवलप्ड कंट्रीज़ में है. भारत में ना ब्रिटेन मॉडल है, ना जर्मन मॉडल है, ना हमारे यहाँ सरकारें 100% लोगों को हेल्थ केयर दे पा रही है, ना हमारे यहाँ सरकारें 100% लोगों को हेल्थ केयर इंश्योरेंस दे पा रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव अ सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, बट अ कन्वर्सेशन नीड्स टू स्टार्ट among those who are in power, in Vidhan Sabha, in Lok Sabha, ke what is the road for India moving forward, whether we should go towards British model and provide all our citizens with healthcare, or we should go with German route and provide all our population with healthcare insurance. It can be a combination of those two eyes also. India is a uniquely poised country. 30% लोगों को ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिल सकती है. तो आप रातों रात ये नहीं कह सकते कि हम सारे प्राइवेट अस्पतालों को गवर्नमेंट अस्पताल कर देंगे, और अगर कर भी दे तो भी हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा है कि वो जो 70% प्राइवेट हॉस्पिटल्स एफिशिएंटली पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है वो भी इफ़ेक्टिवली पेशेंट्स को ट्रीट ना कर पाए. सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि रातों रात 100% अस्पतालों को सरकार के हस्तक ले लो और सबको फ्री ट्रीटमेंट दे दो. मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी जनता को रातों रात इंश्योरेंस दे दो, बट वी नीड टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेसन. दोज हु आर इन पावर, दोज हु आर इलेक्टेड MLAs and MPs need to start having this conversation, and it needs to start at state level, because health primarily is a state subject. तो ये जो बातें हैं वो शुरुआत लोकल लेवल पे होनी चाहिए. गुजरात की जो विधानसभा है, कोई भी स्टेट की जो विधानसभा है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको ये कॉन्वर्जेसन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए शुरू करना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर आगे जाना है. बिकॉज we all know that healthcare infrastructure needs a rebuild from the ground up. उसी से आगे बढ़ा जा सकता है. बाकी रिएक्टिव स्टेप्स लेने से हम कैजुअलिटीज़ शायद कम कर पाए, लेकिन कोलेटरल डैमेज कम नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड टू
think from the very base. Oh, thank you.